Okay, this is the lecture 8 of the first chapter. Today we are going to see the area vector of any surface, area vector, flux, etc. because and Gauss's law also, because we have so far we have seen the field due to point charges only, you know. But if we want the field due to the infinite line charge or infinite sheet or spherical surfaces, etc. So for that we have to learn something about the we have to learn area vector and flux. So let's start the area vector. We know that area is the scalar quantity, but area vector is the vector quantity. How the area vector of any surface is given. Suppose this is the surface जिसका एरिया ए है ना, तो इसका एरिया वेक्टर होगा वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस whose magnitude is equal to the area and multiplied by the unit vector, normal unit vector. ठीक है, यूनिट वेक्टर हमने सीखा है कैसे निकालते हैं, है ना. सरफेस अगर कौन से प्लेन में है हमें दिया होगा तो यूनिट वेक्टर निकालना आसान है उसका, या फिर यूनिट वेक्टर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दिया होगा. ठीक है, तो लेट्स सी ए इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस. ये जो है डिफाइन करते हैं इसको, ए इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस, एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना. देन इट्स एरिया वेक्टर इज, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एरिया वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सरफेस एंड एन कैप, वेयर एन कैप इज द नॉर्मल टू द एरिया. लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट. तो देखो सपोज ये सरफेस है ना, कौन से प्लेन में, ये वाले प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में पड़ी हुई है ना. साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है, और तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आएगा वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो एन कैप की वैल्यू जे कैप होगी. वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप. तो एरिया निकाल लिया हमने, ये मीटर में था सॉरी दोनों, तो एरिया 4 मीटर स्क्वायर, एन कैप इज़ जे कैप, और देयर फॉर एरिया वेक्टर ए एन कैप 4 जे कैप मीटर स्क्वायर. दैट इज़ हाउ एरिया वेक्टर इज डिफाइंड. सपोज हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम वेक्टर बना लेंगे. सपोज हमें इसका कोऑर्डिनेट दिया है ना, इसका कोऑर्डिनेट दिया, इसका एक दिया, इसका दिया, इसका दिया, इसका एक बना लो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसका बना लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एरिया भी मिल जाएगा, डायरेक्शन भी मिल जाती है, ए क्रॉस बी, है ना. तो उससे हमें क्या मिल जाता है, एरिया भी मिल जाता है उसका, और व्हाट इज़ कॉल्ड नॉर्मल जो है वो एरिया ए क्रॉस बी जो है नॉर्मल टू द सरफेस आता है. ठीक है, तो बना भी सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज फार एज CBSE इज कंसर्न. ठीक है, तो लेट्स सी फर्दर. नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, है ना. तो कोई सरफेस है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, है ना. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज़ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली, है ना. किसी सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो उससे कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस होकर जा रही हैं, तो वो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. ठीक है, तो इनफैक्ट फील्ड लाइंस काउंट करना मुश्किल है, देयर फॉर इट इज़ गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, है ना. ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, और हमने एक छोटा सा सरफेस ले लिया जिसका एरिया डी एस है, या ए भी ले सकते हैं, ऊपर हमने ए लिया है बट यहाँ पे डी एस लेते हैं, स्मॉल एरिया. ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर इधर आएगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस इज, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो ई डॉट डी एस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, है ना. तो डी एस इज द स्मॉल एरिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, इट इज़ द स्केलर क्वान्टिटी, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर क्वान्टिटी. ठीक है, एंड इट्स ऐसा यूनिट, फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम है और मीटर एरिया की मीटर स्क्वायर है. ठीक है, और व्हाट इज कॉल्ड इफ थीटा इज ज़ीरो मीन्स ऐसे दोनों सरफेस के साथ एंगल नहीं है, नॉर्मल के साथ एंगल है फील्ड का, है ना. फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री एंगल बना रही है ना. तो उस समय जो है फ्लक्स जो है ई डी एस आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा. इसको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई वेसल है ऐसे सीधा रखा है और रेंस आ रही हैं, तो उस केस में मैक्सिमम पानी जाएगा उसके अंदर. ठीक है, सेकंड केस में थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, मतलब सरफेस ऐसी हो जाएगी
तो उसका एरिया वेक्टर का 90 डिग्री, सरफेस फील्ड के साथ 90 नहीं बना रही, एरिया वेक्टर ये एंगल, फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो उस समय फ्लक्स जो है एक भी फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस होकर नहीं जाएंगी, सब फील्ड लाइन्स ऐसे पैरेलल चली जाएंगी, तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो। यहाँ पर ऐसे तो कोई इसको वेसल को हमने टर्न कर दिया ऐसे 90 डिग्री पे, सारा पानी जो है बाहर चला जाएगा, उसके अंदर एक भी ड्रॉप नहीं जाएगी, फ्लक्स जीरो होगा, है ना। तो जो फ्लक्स होता है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, अगर हमने सरफेस को ठीक से नहीं रखा तो फ्लक्स जीरो होगा, इवन ए फील्ड इज़ प्रेजेंट, है ना, फील्ड है वहाँ पर, तो बट हमें सरफेस का ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा प्रॉपर, इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम होगा, है ना, मतलब सरफेस को हमने फील्ड के नॉर्मल रखा, उस केस में थीटा ज़ीरो आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ एंगल है, फील्ड लाइन्स मैक्सिमम क्रॉस होंगी, देखो मैक्सिमम फील्ड लाइन्स इससे होके जा रही, सारी फील्ड लाइन्स क्रॉस होके जा रही है ऐसे, ठीक है। इसमें एक भी नॉर्मल नहीं आ रहा है, सब जो है इसको टच करके जा रही, हमें नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए रहता है, जो एरिया वेक्टर की तरफ कंपोनेंट चाहिए रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट हैपनिंग हियर इन सेकंड केस, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फील्ड तो है लेकिन फ्लक्स फिर भी ज़ीरो है, केवल फील्ड होने से फ्लक्स नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दी है उसका वेक्टर के फॉर्म में, एरिया भी वेक्टर के फॉर्म में दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे। देखो यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट में क्या कोफिशिएंट्स होते हैं, आई का आई के साथ करना है, देखो यहाँ पर आई बाद में दिया है, तो पहले सीक्वेंस प्रॉपर कर लो, 3 का 1 के साथ आएगा, फिर 2 का 2 के साथ आएगा, एंड 3 का 4 के साथ आएगा, तो ये 19 SI यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ दिस इज़ फ्लक्स इज़ कैलकुलेटेड। बट अगर वेरिएबल कंडीशन है, फील्ड चेंज हो रही है ना, तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ सकता है, छोटा सा एरिया ले लेंगे, वहाँ पे फील्ड का फार्मूला लिख के इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, पर्टिकुलर लिमिट से पर्टिकुलर लिमिट तक। या फिर दूसरी सिचुएशन, फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस है, सपोज जैसे हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर कुछ चार्ज वगैरह रखा है, तो उसका हमें फ्लक्स निकालना पड़ता है, गॉसेस लॉ में आगे यूज़ करेंगे, तो उसको हम इंटीग्रेशन E.ds लिखते हैं, इंटीग्रेशन तो है ही पूरे उसके लिए, और साइकिल भी लगा देते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब फुल सरफेस के लिए। NCERT बुक में उन्होंने सिग्मा यूज़ किया, इंटीग्रेशन का मतलब ही सिग्मा होता है, इनफैक्ट सिग्मा मीन्स टोटल, इंटीग्रेशन मीन्स टोटल। तो E.ds इंटीग्रेशन, तो NCERT बुक में ये सिंबल, दोनों सिंबल यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो ये जो है इंटीग्रेशन एंड साइकिल इज साइक्लिक इंटीग्रल, है ना। सिंबल्स में कोई ज़्यादा वो नहीं है, जस्ट व्हेन वी अप्लाई इट यू विल जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली इनसाइड, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स से सीखेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, बट एंगल सिंबल्स चेंज हो जाएंगे फील्ड वगैरह के, है ना। और एरिया वेक्टर को वहाँ पे हम ए ले लेते हैं या ds भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, एरिया वेक्टर वी हैव सीन, flux we have seen. Now we are moving on to the very important law called Gauss's law in electrostatics. Already we have seen the Coulomb's law, but Coulomb's law, it is difficult to use the Coulomb's law to get the field due to infinite wire, but Gauss has given very beautiful law to get the field due to this infinite wire or infinite sheet without integration. So that is what, therefore we have not done the other fields there, only point charge की फील्ड सीखी थी, डायपोल की सीखी थी, वो भी पॉइंट चार्ज ही है ना। रिंग की हम लोगों ने नहीं की है, रिंग की क्या है NCERT के कोर्स में नहीं है, रिंग का भी पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा के हम कर सकते हैं रिंग का फील्ड, है ना। ऐसे एक्सियल पॉइंट पे कुछ कंपोनेंट उसके कैंसिल हो जाते हैं और कुछ कंपोनेंट ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है, और फिर हमें फील्ड मिल जाती है रिंग की, तो हम वी कैन डू इट, है ना। उसमें सेंटर में जीरो रहती है, इनफाइनाइट पे जीरो रहती है, और इसलिए कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगी अगर सेंटर में जीरो इनफाइनाइट पे जीरो, तो ऐसे माउंटेन टाइप ग्राफ आता है उसका, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पर मैक्सिमम रहती है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, ठीक है। तो दैट पॉइंट यू कैन जस्ट गो थ्रू फ्रॉम योर बुक, दो यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और आई कैन रिवाइज इट लेटर ऑन।
ठीक है। इनफाइनाइट का वहाँ पर इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, इनफाइनाइट वायर का इंटीग्रेशन से, बट यहाँ पर जब इजी मेथड है और अपने कोर्स में भी है गॉसेस लॉ से, तो उससे करेंगे हम लोग, है ना। तो लेट्स सी गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो गॉसेस ने क्या बोला कि भाई अगर कोई जैसे क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज हमने एक या दो चार्ज पुट कर दिए, जितने भी हैं, यू कैन पुट इट मोर, तो उससे जो फ्लक्स आएगा बाहर, दैट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कमिंग थ्रू दैट सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज, क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड, प्लस माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, एलजेब्राइक एडिशन होता है। तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, जितना भी है, सेंटर में होना जरूरी नहीं है, यहाँ हो सकता है Q1 Q2 Q3, तो टोटल चार्ज देंगे, माइनस भी हो सकता है Q4, तो यहाँ पे टोटल कर लेंगे उसका, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो ये उसका स्टेटमेंट है, एंड इसको हम तो हम इसको प्रूव करते हैं, सिंस फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन आर सिग्मा लिखो। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वी हैव टेकन द व्हाट इज कॉल्ड स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे छोटा सा एरिया डी एस ले लिया, एरिया वेक्टर इधर आएगा, फील्ड भी इधर आएगा, बिकॉज चार्ज हमने सेंटर में लिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तो ई डॉट डी एस इंटू कॉस जीरो इज़ 1, ई यूनिफॉर्म है, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन डी एस, तो डी एस किसका पार्ट है, स्फेरिकल सरफेस का, उसका इंटीग्रेशन, उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4πr², तो डी एस की वैल्यू 4πr² पुट कर दी हमने यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पुट कर दी 1/4πε0 Q/r², 4π कैंसिल हो जाता है, ठीक है, r² भी कैंसिल हो जाता है, Q/ε0 बचता है, ठीक है। दैट इज हाउ द इंटीग्रेशन आर प्रूफ ऑफ द गॉसेस लॉ इज देयर for spherical surface we have taken. It is not mandatory that spherical surface should be there, you can take the irregular surface, चाहे सेंटर में होना ज़रूरी नहीं है, irregular surface में वैसे भी सेंटर जो है प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता है ना, उसमें फिर दैट सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल 4π आता है ना, दैट इज़ नॉट इन आवर एनसीईआरटी कोर्स, देयरफॉर जस्ट वी आर अवॉइडिंग दैट। फॉर अदर मीडियम, दूसरा मीडियम है, सपोज अंदर कुछ यहाँ पे सराउंडिंग में या जहाँ पे हम फ्लक्स निकाल लें, है ना, तो अदर मीडियम अगर उसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखते हैं इसको, के भी लिखते हैं कभी कभी, तो उस रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, है ना। तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डील नाउ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द गॉसेस लॉ, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखा या प्रूव भी किया, उसके व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो चार्ज नीड नॉट टू बी एट सेंटर, चार्ज जो है सेंटर पे होना ज़रूरी नहीं है, चार्ज जो है कहीं भी हो सकता है, बट हमने डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वहाँ पे लिया था, सेंटर में लिया। नीड नॉट टू बी एट सेंटर, दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, नीड नॉट टू बी एट सेंटर, दूसरा पॉइंट क्या है, इन रिलेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0, ई जो है, ई इज द फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। सपोज यहाँ पर कोई चार्ज जो है, यहाँ पर Q' रखा है, तो ये जो फील्ड होगी, फील्ड अपनी फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा इनफैक्ट, है ना। यहाँ पर देखो, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, यहाँ पे सपोज हमने Q1 हमने अंदर ले लिया है एंड Q2 बाहर ले लिया है, यहाँ पर हमने सपोज कोई ds बना दिया, तो फील्ड सपोज ऐसे आ रही वेक्टर सब उनका, और ds ऐसे आ रहा है, तो ये जो फील्ड होगी Q1 की भी होगी, Q2 भी होगी, ये जो फील्ड है Q1 की भी होगी, Q2 की भी होगी। तो E इज़ फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। बट Q जो है, Q ऑन राइट हैंड साइड, या कभी कभी Q इन भी लिखते हैं इसको, डजेंट मैटर, Q ऑन राइट हैंड साइड इज़ टोटल चार्ज इनक्लोज,
तो यहाँ पर केवल Q1 आएगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से हमने Q1 बनाया है, तो ये थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, यहाँ पे हमने Q1 बनाया है अंदर चार्ज, तो Q1 ही आएगा बस इस डायग्राम में, और चार्जेस होंगे तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये DS है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फील्ड होगी इसकी भी होगी, Q2 की भी होगी, और ये जो फील्ड होगी यहाँ पर ये वाली Q1 की भी होगी, Q2 की भी होगी। बट फ्लक्स में ये जो राइट हैंड साइड का जो है वो केवल Q1 होगा, ये अंदर वाला चार्ज लेना है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट देखते हैं। गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, जो मैंने ऑलरेडी बताया तुम्हें। द क्लोज सरफेस वी कैन चूज टू अप्लाई द गॉसेस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। एंड गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, है ना, कंटेंट इन द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पे डिपेंड करता है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है। अगर कूलॉम्स लॉ से वेरिएशन होगा तो फिर गॉसेस लॉ लगना बंद हो जाएगा, मतलब कूलॉम्स लॉ भी लगने वाला है वहाँ पर, और गॉसेस लॉ दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, हमने कूलॉम्स लॉ से ही फील्ड निकाली थी ऊपर, देखो, है ना। गॉट इट? तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। नाउ विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे सपोज ये जो है एक सरफेस S1 है और ये सरफेस 2 है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या फील्ड होती है, सरफेस से क्रॉस हो जाते हैं उनके इफेक्ट, चाहे वो मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो। ठीक है, तो रिफर द डायग्राम एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस 1 and 2, है ना। तो φ1/5, तो इससे फ्लक्स φ1 और इससे φ2, तो कितना आएगा? लेट्स राइट द वैल्यू। व्हाट विल बी द आंसर? इज इट 1/2? नो, 1/2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। थिंक अबाउट द कंप्लीट, सी इट केयरफुली। फर्स्ट वाले के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वाले के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? 2Q + 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इट विल बी 2/6, तो 1/3 बचेगा। ठीक है, गॉट इट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस हैविंग 100 डायपोल्स ऑफ चार्ज +Q एंड -Q, डायपोल लेंथ 2 है ना। वही टोटल चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज इनसाइड कितना होगा। तो डायपोल में नेट चार्ज होता कितना है? Q - Q इंटू 100, तो 0 हो जाएगा। आंसर इज 0 बिकॉज नेट चार्ज ऑन डायपोल, कितने भी डायपोल हो, 100 हो या 200 हो, 1000 हो, सभी का आंसर वही आने वाला है, 0। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस शेडेड सरफेस ऑफ द क्यूब इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर, सॉरी। तो सीधा जस्ट सॉरी, सीधा डायग्राम में हम देखेंगे कि चार्ज सेंटर में है ना। तो लेकिन हमने तो पूरा फुल क्लोज सरफेस के लिए सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सिमेट्रिकल सिचुएशन होती है। यहाँ पर देखो, जितना चार्ज नीचे वाली सरफेस सेंटर में है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना इधर से उतना ही, इधर से उतना ही, इधर से उतना ही, सामने वाली सरफेस से उतना ही पीछे वाली सरफेस से। तो सेंटर में चार्ज है तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी, टोटल फ्लक्स का 1/6, 6 सरफेस है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 6, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। गॉट इट? तो दैट इज हाउ इट इज देयर, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसको हम ट्राई करते हैं। ये एक सरफेस है, इसका सरफेस साइड A है और इसके सेंटर से एक चार्ज Q A/2 डिस्टेंस पर है, हाफ ऑफ द साइड्स के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ इज
slightly what is called slightly just फर्स्ट पॉइंट इफ़ यू कैन डू इट अदर पॉइंट्स आर इजी। ठीक है, तो कैसे करेंगे फर्स्ट पॉइंट को? फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अभी हम ई डॉट डी एस वाला फार्मूला लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम हो गई, यहाँ पे कुछ और हो गई, यहाँ पर कुछ और, सब जगह तो कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हाईली वेरिएबल है, तो ये तो फेल हो गया तुम्हारा ई डॉट डी एस वाला, है ना। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था ई डॉट डी एस का, वो किसके लिए था? दैट वाज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। वेक्टर के फॉर्म में थी फील्ड। अच्छा ये बताओ, चलो कमिंग टू दैट क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म फील्ड थी कि नहीं थी बताओ? यहाँ पे सॉरी जस्ट ए मिनट, कहाँ गया ई डॉट डी एस? ये यूनिफॉर्म फील्ड थी कि नहीं थी बताओ? यूनिफॉर्म फील्ड है, न तो इसमें टाइम का फंक्शन है न डिस्टेंस का फंक्शन है। अगर डिस्टेंस का फंक्शन होता तो नॉन यूनिफॉर्म होती, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, अभी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लगा सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अदर केसेस में हम यूज़ करेंगे, एनसीईआरटी बुक में सॉलिड एग्जांपल भी है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, बट यहाँ पर फील्ड इज़ हाईली वेरिएबल डिफरेंट पॉइंट पे, तो हमें कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर हम इस सरफेस को यहाँ शिफ्ट कर दें, थोड़ा कॉम्प्रेस करके यहाँ लगा दें और उसके ऊपर क्यूब बिल्डअप कर दे, ऐसे है ना, क्यूब बिल्डअप कर दे ऐसे, ऐसा, तो ये चार्ज सेंटर में आ गया कि नहीं? ऐसा चार्ज सेंटर में आ गया कि नहीं, क्यूब के सेंटर में, है ना। तो वही फिर वन थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, जस्ट मिटाए, ठीक है। तो चार्ज अभी सेंटर में आ गया, तो 1,6 फ्लक्स इससे जाएगा, सभी से 1,6 जाएगा, ऊपर वाला डायग्राम बन गया ये। तो ये थोड़ा सिमेट्री यूज़ कर ली हमने, है ना, तो इसीलिए ये डिस्टेंस a/2 दिया। अगर a/2 नहीं होता, है ना, तब क्या करते? तब फिर इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें डायमेंशन दी है। ऐसे एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसमें क्यू की वैल्यू भी दी है, तो तुम वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं क्यू की, एप्सिलॉन नॉट की। तो क्या आंसर आएगा? ऊपर वाले क्वेश्चन हो गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं, रिपीट इफ ऑल द डायमेंशंस आर डबल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2a की बना दो, बड़ा सरफेस कर दो, ये भी है ना, बड़ा सरफेस कर दिया हमने, तो इसका भी डिस्टेंस वही a/2 रखना पड़ेगा, बड़ा क्यूब बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज। ठीक है, रिपीट इफ आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो अगर हमने आइडेंटिकल चार्ज पुट कर दिया अदर साइड ऑफ द सरफेस पर, यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर, तो इसका फ्लक्स अगर नीचे आ रहा है तो उसका फ्लक्स ऊपर जाएगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल वे से, है ना। तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे बिल्कुल, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे ही कोई प्रोड्यूस नहीं, इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फ्लक्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज रिपीट इफ अदर चार्ज इज निगेटिव। अगर हमने यहाँ पे माइनस क्यू पुट कर दिया तो उसके फ्लक्स भी अभी नीचे साइड में आएंगे, इसके तो नीचे आ ही रहे, तो माइनस क्यू के भी कुछ ऐसे आएंगे, है ना, ऐसे कुछ आएंगे इस तरह से। ठीक है, माइनस क्यू के, राइट। तो उसके भी वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगलेक्ट हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे, तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस Q डैश विल बी ट्वाइस ऑफ, सॉरी फाई डैश विल बी ट्वाइस ऑफ फाई इज ड्यू टू द वन सरफेस। तो जो हमने ऊपर निकाला है Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तो Q/3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी वेरी गुड क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में केवल पहला ही पार्ट है, बाकी पार्ट भी कंपटीशन में भी काम आएंगे तुम्हें और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काम आ सकते हैं। आज तक ऐसा आया नहीं है, दिस कैन बी गुड क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। देखो, एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर ले लो उसको, है ना, उसके सेंटर में चार्ज Q है। ठीक है,
the charge q is placed at center of the cylinder, flux coming out of its curved surface is phi. यहाँ से जो है phi निकल रहा है. Then find flux through one end. यहाँ से कितना फ्लक्स निकलेगा. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगा, कर्व सरफेस से टोटल फ्लक्स फाई आ रहा है, एक एंड से कुछ निकलेगा, कुछ दूसरे एंड से निकलेगा, है ना. तो सिमेट्रिक है, सेंटर में है ना, इसलिए सिमेट्रिक निकलेगा. तो कैसे निकालने हैं हमें, एंड से, वन एंड से चाहिए. तो अगेन वन एंड से, अगर चलो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछता हूँ, ऐसा यहाँ से निकाल सकते क्या, ऊपर वाला लॉजिक लगा के नहीं, है ना. अगर प्लेट स्क्वायर प्लेट नहीं होती ना, तब क्या करना पड़ता है, सर्कुलर प्लेट है ना, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ता है. लेकिन सॉलिड एंगल का अपने कोर्स में नहीं है ना. सॉलिड एंगल जो है उसका फार्मूला लगा के, है ना, क्लोज सरफेस का 4 पाई होता है, बाकी सरफेस का फार्मूला 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा आता है. तो वो अपने कोर्स में नहीं है, तो उसको हम लोग सॉलिड एंगल से नहीं कर सकते. अपना जितना सीखा है उसी को अप्लाई करते. चलो, तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स की बात करता है वो. तो टोटल फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस निकलेगा, प्लस फ्लक्स थ्रू द एंड निकलेगा. तो दो एंड्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो टोटल फ्लक्स गॉसेस लॉ से कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया. फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज फाई, और फ्लक्स थ्रू द एंड निकालना है, इजी. माइनस फाई को इधर भेज दो, 2 को भी नीचे भेज दो, है ना. तो फाई थ्रू वन एंड विल बी 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. ये आंसर हो गया. ठीक है, इसको मैं यहीं पे शिफ्ट कर देता हूँ, ऊपर ही कर देता हूँ. जस्ट आई नीड दिस स्पेस. तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 1/2 हो जाएगा. ठीक है, ओके. So this is the important question. Now moving on to the next question. Refer the diagram in which charge at center of hemisphere is Q. Find the flux through it. Hemisphere है, closed surface नहीं है. Then what to do? How to do this? तो क्या करेंगे इसमें, एक इन्वर्टेड, व्हाट विल डू, एक और इसके ऊपर हम ऐसे एक और इसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे रख देंगे. क्लोज सरफेस बन जाएगी, आधा ऊपर से जाएगा, फ्लक्स आधा नीचे से जाएगा. तो टोटल का आधा नीचे से जाएगा. क्लियर, राइट. तो ऐसे लिखेंगे, फाई विल बी, गॉसेस लॉ से टोटल निकाल लिया, हाफ क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. गॉट इट. तो दिस वाज द सम ऑफ द क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द what is called continuous charge distribution, and then we'll apply it to find the field due to the infinite line charge, and then field due to the infinite sheet, etc. That's all for today. Thank you.